माहिद की गाड़ी डॉक्टर साहब के यहाँ पे आती है और रुक जाती है। वैसे ही सहर उन्हें शुक्रिया कहती है और गाड़ी से निकलती है और गेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ के देखती है तो माहिद अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसे ही तकलीफ़ देने के लिए वो ऐसा कर रहा है, इसलिए वो भाग भाग के माहिद के पास आती है और कहती है, आप यहाँ रुके, आपने कहा था ना आप हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, तो गुंडों की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। माहिद उसे सिर्फ देखता है और आगे बढ़ता है और सहर उसे देखती रहती है। माहिद उसे बिना देखे आगे बढ़ रहा होता है और सहर उसके पीछे से भाग भाग के उसके आगे जाती है और उस बंगले में डॉक्टर साहब के घुस जाती है और फिर दरवाज़ा बजा रही होती है। माहिद उसे देखता है और लेकिन वो देखता है कि बोर्ड वहाँ पे लिखा होता है डॉक्टर साहब का क्लिनिक, और वो उस क्लिनिक की तरफ चला जाता है और सहर वो घर का दरवाज़ा बजा रही होती है। माहिद वो क्लिनिक की ओर बढ़ता है और यहाँ पे सहर अंदर आती है, अम्मी जान करके। उसकी अम्मी कहती, तुम यहाँ पे कैसे। और उतने में कौसर को परवेज़ का यानी कि उसके शोहर का कॉल आ रहा होता है, वो उसे देखती है। दूसरी तरफ माहिद क्लिनिक में आता है और यहाँ वहाँ देखता है, फिर वहाँ पे बैठी हुई लड़की से कहता है कि हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। वो कहती है, आप माहिद साहब है ना। वो कहता है हाँ। उतने में डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक के रूम से बाहर आते हैं और जा रहे होते हैं। उतने में माहिद कहते हैं कि आप आज भी जल्दी में हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं और कहते हैं हाँ, हमारा बात करना ज़रूरी है, लेकिन आज मैं जल्दी में हूँ, आज नहीं। फिर माहिद उन्हें वापस कहता है, आप उस दिन की तरह आज भी कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और वो जा रहे होते हैं, तभी माहिद कहते हैं कि परेशान लोग हमारे पास आते हैं, हमारी पनाह में। लगता है आपकी दवा यहाँ काम नहीं करी है। और वो मुस्कुराता है। डॉक्टर साहब वहाँ से घर चले आते हैं और यहाँ पे कौसर कहती है चलो हम लोग चलते हैं। तभी सहर कहती है नहीं, हम लोग कभी बाहर नहीं जा सकते, वहाँ पे एक हमारे पीछे गुंडा पड़ा हुआ है। और वो लोग बाहर देखते तो कोई नहीं होता। उतने में डॉक्टर साहब सुल्ताना पुकारे होते हैं। तभी कौसर कहती है कि वो घर पे नहीं है और डॉक्टर साहब उन्हें देखते हैं। डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी की चाबी लेते हैं और उनके बीच में से चले जाते हैं बाहर, और बाहर जो गाड़ी होती है उसमें बैठते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे सहर कहती है उन्हें देख के, ये शहर बहुत अजीब है और यहाँ के लोग अजूबा। उतने में कौसर कहती है कि ये घर अजीब है, हमें कितने भी पैसे मिले हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे, चलो। वो जा ही रही होती है, उतने में पीछे एक आवाज़ आती है। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, यहाँ पे सहर कहती है कोई गिर गया है, और वो लोग उस तरफ भागते हैं कि कौन गिर गया है। और यहाँ पे परवेज कौसर को कॉल कर रहा होता है, लेकिन कौसर वो उठाती नहीं है। तभी वो परेशान हो रहे होते हैं। उनकी छोटी बेगम कहती है वो उठाएंगे भी नहीं दोनों जन, क्योंकि सैर सपाटे में कहाँ होश रहता है। वो आगे कहती है कि आपने उन दोनों का गुस्सा उस पिज़्ज़ा पे क्यों निकाला, पिज़्ज़ा क्यों फेंक दिया, ये असर। वो कहते हैं चुप रहो, तो जाने कहाँ ये दोनों गए हैं। सोफिया परवेज को भड़काने की कोशिश कर रही होती है और परवेज लगातार फ़ोन ट्राई कर रहे होते हैं। कौसर और सहर एक कमरे की तरफ आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं देख के। ज़मीन पे एक बुजुर्ग गिरे होते हैं और वो सांस लेने में उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है, वो तकलीफ़ में होते हैं। सहर और कौसर उनके पास आते हैं और ये दोनों कहती क्या हुआ आपको, क्या हुआ। वो सांस लेने में उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है। कौसर उनके सीने पे प्रेशर दे रही होती है, फिर वो उंगली दिखा के कहीं इशारा कर रहे होते हैं। कौसर कहती है सहर देख तो ये क्या कह रहे हैं, क्या है वहाँ पे। सहर देखती है तो ऑक्सीजन होता है। वो कहते शायद ये ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, रुकिए मैं लेके आती हूँ। और वो ऑक्सीजन वहाँ पे लेके आती है और ऑक्सीजन मास्क उनके मुंह पे लगाती है और फिर उन्हें थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। यहाँ पे परवेज अपने घर पे एक बोरी को उठा रहे होते हैं और बाहर लेके आ रहे होते हैं। परवेज उन बोरियों को लेके बाहर के कमरे में आते हैं और उन बोरियों को उल्टा कर देते हैं। उन दोनों बोरियों में लाल मिर्च होती है और परवेज एक एक करके दोनों बोरियां खाली कर देते हैं। यहाँ पे सोफिया और उसका बच्चा वहाँ पे ही खड़े होते हैं और ये परवेज दोनों बोरियों को खाली कर देते हैं। सोफिया कहती है वाह, आपका दिमाग तो इन मिर्चियों से भी तेज़ चलता है। और परवेज उसे देख रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर और सहर उस बूढ़े शख्स को खींच रही होती है। उन्हें बेड के सहारे रखते हैं और उनके सर के नीचे तकिया रखते हैं। यहाँ पे कौसर कहती है चलो सहर, तुम्हारे अब्बू कॉल कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल में भी देखती है कि परवेज के इतने सारे कॉल है। सहर कहती है इनको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जाएंगे, इनकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी होने दीजिए फिर हम लोग चलते हैं। फिर कौसर कहती है ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन करके आती हूँ। और वो बाहर चली जाती है। उतने में यहाँ पे सहर यहाँ वहाँ देख रही होती है तो उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जो नीचे गिरा होता है। उसमें ह्यूमन बॉडी का डायग्राम डिज़ाइन होता है। वो उस बोर्ड को उठाती है और सही से रखती है और उसे ठीक तरह से बना रही होती है। उतने में यहाँ पे कौसर का कॉल
परवेज़ को आता है। तभी ये सोफिया कहती है, लीजिए आ क्या मलिका है हुसैनपुर का फ़ोन। और वो परवेज़ को वो मोबाइल थमाती है और परवेज़ वो फ़ोन देखता है और वो फ़ोन उठाता है। परवेज़ कौसर से कहते हैं कि बस 10 मिनट में मुझे तुम यहाँ घर पे चाहिए। कौसर बात करने की कोशिश ही कर रही होती है लेकिन परवेज़ फ़ोन काट देता है। यहाँ पे कौसर बहुत ही डर जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे सहर वो डायग्राम पूरा कर रही होती है और सही से कर रही होती है और वो बुज़ुर्ग इंसान वो देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की अच्छी है। वो उसे कहते हैं कि सही से डायग्राम बनाया है और वो अपना मास्क निकालते हैं। सहर पीछे मुड़ के देखती है तो ये अच्छे हो गए हैं। वो उनके पास आती है और कहती है कि आपको अब ठीक लग रहा है, और वो तुरंत उठती है और उनको पानी का गिलास देती है। उतने में कौसर वहाँ पे आती है और फिर सहर कहती है, देखिए ना ये ठीक हो गया अम्मी। वो कहती है, हाँ तुम्हारे अब्बू का कॉल आ रहा है, चलो जल्दी, हमें बुलाया है। और वो उसे लेके निकल ही रही होती है। तभी ये बुजुर्ग इंसान पूछते हैं, आप लोग कौन हैं? लेकिन फिर वो जवाब नहीं देती। सहर कहती है, अम्मी वो कुछ पूछ रहे हैं। कौसर कहती है, रहने दो, चलो यहाँ से जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद अपने दोस्त के साथ बाइक पे होता है। उसका दोस्त कह रहा होता है कि अब आपका चेहरा देख के भी डॉक्टर भागने लगे क्या? माहिद कहते हैं कि हमने नहीं भगाया उन्हें, वो खुद परेशान थे। माहिद का दोस्त कहता है कि ये सारी परेशान रूह आपका रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं? माहिद कहता है, अल्लाह से, शायद वो हमारे जरिए इन सभी को सही रास्ता दिखाना चाहते होंगे। माहिद का दोस्त कहता है, ओ तो आप डॉक्टर साहब को सही रास्ता दिखाने गए थे, उनका इलाज करने गए थे? तभी माहिद कहते हैं, मियाँ अपॉइंटमेंट हमने हमारे लिए ली थी। तभी उसका दोस्त हंसता है और कहता है, ये क्या सुन रहे हैं हम? माहिद अपने दोस्त से कहता है कि तुमने उस दिन सही कहा था डॉक्टर के बारे में, वो उसमें कुछ बात तो है, क्योंकि पहली बार उसने हमारे उस कोने को छुआ है जिसे कभी कोई छू नहीं पाया है। कुछ बात तो है उसमें। माहिद कहते हैं कि दोबारा मिलना पड़ेगा उस डॉक्टर से, आजमाइशें पसंद है हमें। दोस्त कहता है कि छोड़िए उस डॉक्टर को, जाने दीजिए, घर चलिए, दादू हुजूर ने आपके लिए बहुत बढ़िया इलाज ढूंढ के रखा है। माहिद अपने दोस्त को देखता है और कहता है, क्या? दूसरी तरफ एक लड़की घर के अंदर भाग रही होती है और उसकी पायल दिखाई देती है। वो बहुत ही खूबसूरत कपड़ों में होती है और फिर अंदर आती है। तभी कहती है, अम्मी। और फिर एक औरत दिखाई दी है, यानी कि जो माहिद के चाचू जान है की बीवी। वो कहती है, उफ आप कितना काम करोगे, खाने का भी आपको ख्याल नहीं है, लीजिए खाना खाइए। और फिर वो टेबल पे प्लेट रखती है और उनके कंधे दबाने लगती है और कहती है, बस कीजिए, खाना खाइए। तभी वो कहते हैं कि क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि फ़िक्र कर रही हूँ। फिर वो टेबल फ़ैन ऑन कर देती है। उस वजह से पेपर्स जो टेबल पे होते हैं वो उड़ने लगते हैं। चाचू जान कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? ये हज में जाने वालों की दरख्वास्त है, तुमने फ़ैन क्यों ऑन कर दिया? और फिर वो बंद कर देती है और अपने शोहर के पास आती है और वो कागज़ उठाने लगती है। फिर से वो लड़की दिखाई है, भागते हुए आ रही होती है और वो कहती है, अम्मी। और यहाँ पे वो चाचा चांद बेटी होती है। वो अपने अम्मी से कहती है कि हम कैसे लग रहे हैं। उसकी अम्मी कहती है, अल्लाह बहुत प्यारी, और उसे काजल का टीका लगाती है और कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो, और उसे गले से लगाती है। फिर अपने शौहर से कहती है कि देखा आपकी बच्ची को, कितनी जल्दी है उसे दुल्हन बनने के लिए। तभी वो कहती है कि हाँ, हमने दादा हुजूर को सुना, वो हमारी और माहिद की शादी के बारे में बात कर रहे थे। उसके अब्बू पानी पीते पीते वो एकदम से उन्हें हंसी आती है। वो पूछते, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है, दादा हुजूर ने बताया, वो कह रहे थे कि माहिद की शादी के बारे में वो बात कर रहे थे। और यहाँ पे चाचा जान देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अगर हमारी नाजिया का हाथ मांगा तो हम इनकार कर देंगे। ये दोनों जन माँ बेटियाँ उन्हें कहती है, ऐसा क्यों करेंगे? तभी वो कहते हैं कि माहिद तुम्हें पता है ना कैसे सर फिराए। तभी वो औरत कहती है कि हाँ, पर हमारी बच्ची के बारे में तो सोचिए। माहिद के मैं इसी बात को कुरेदते रहूँगा ताकि हमारे मुफ्तिर बनने का रास्ता साफ हो सके। उनकी बीवी कहती है कि हाँ, इन निकाह के बाद आपके मुफ्तिर होने का रास्ता तो साफ हो जाएगा। वो कहती है, ज़रा सोचिए, इस शहर के मुफ्तिर का पोता आपका दामाद बनने वाला, इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? तभी वो अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, उस पागल के साथ हम हमारी बेटी का रिश्ता कैसे कर सकते हैं? तभी उनकी बेटी कहती है, आप फिक्र ना करें, हम माहिद को बचपन से जानते हैं, उसे संभालना हमें आता है। दूसरी तरफ सहर और कौसर घर आते हैं और आते ही वो देखते हैं ज़मीन पे पिज़्ज़ा गिरा हुआ है। कौसर उसे उठाने जाती है, तब एक आवाज़ आती है, हाथ मत लगाना उसे। और दोनों जन सामने देखते हैं तो परवेज़ गुस्से में वहाँ पे बैठा होता है और इन दोनों को ही देख रहा होता है। इतने में ही परवेज़ गुस्से में उठता है और इन दोनों की तरफ आता है। सहर अपनी अम्मी के पीछे छुप जाती है
उतने में ही कौसर उन्हें कहती, चादर चढ़ाने गए थे जाम बाबा मज़ार पे, बहुत ऊंचा मकान है उनका। उतने में सूफिया ये बात सुन लेती है और वो कहती है, अच्छा चादर चढ़ाने गई थी तो चादर वापस क्यों लेके आई? फिर सूफिया परवेज को कहती है, ये शरबत पीजिए आप, आपका दिमाग ठंडा रहेगा, वैसे भी ये बेटी के चक्कर में आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। कौसर आगे कहती है, बहुत भीड़ थी वहाँ पे, इस वजह से हम दुआ नहीं पढ़ पाए, और आपने भी कहा था 10 मिनट में लौट आए, इस वजह से। तुरंत सोफिया कहती है, अगर सच में मज़ार पे गई थी तो अल्लाह की मार पड़ी थी जो हमें साथ में नहीं लेके गई। फिर वो परवेज की तरफ देखती है और कहती है, 2 दुआएं हमने भी मांग ली होती। आगे कहती है, हमें तो लगता है कि आप काम ढूंढने गई थी। कौसर कहती है, काम ढूंढने क्यों जाएंगे, जब इन्होंने कहा कि हमारे लिए काम लेके आएंगे तो हम काम ढूंढने क्यों जाए। तभी फिर परवेज कहती है, सोफिया बेगम ये बीबी है ना जो हमारी हर बात मानती है, हमारी किसी बात को नहीं काटती है, बहुत मोहब्बत करती है हमसे। और फिर गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हैं और कौसर को अंदर खींचते हुए लेके जाते हैं। यहाँ पे सहर कह रही होती है, अब्बू अब्बू छोड़िए अम्मी को, लेकिन परवेज उसका हाथ पकड़ के अंदर कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं और फिर एक जगह पे आके वो उसे धक्का मारते हैं और वो दोनों जन एकदम से रुक जाती है और देखती है कि वहाँ पे मिर्चियाँ होती है, लाल मिर्चियाँ पड़ी हुई। परवेज कहते हैं, ये तुम्हें पीसनी है। यहाँ पे सहर कहती है कि ये हमें घर पे पीसने की क्या ज़रूरत है, हम बाहर से भी पिसवा के ला सकते हैं ना। और फिर परवेज कौसर का नकाब उतारते हैं और कहते हैं, बिना सर ढके ये तुम्हें पीसना है। और यहाँ पे दोनों जन देखने लगते हैं। तभी सहर कहती है कि हम बाहर से पिसवा के लाते हैं ना अबू, अगर घर में पीसी तो सांस नहीं ली जाएगी। तभी परवेज कहते हैं, मरते हैं तो मरने दो, इसे कहाँ इतनी पड़ी है, वैसे भी तुम्हें लेके बाहर घूमती तो रहती है, तभी सांस नहीं फूलती इसकी। जमाने भर की होशियारी है, लेकिन शौहर की इज्जत कैसे करे ये नहीं आज तक समझ पाई। हमारी इजाजत के बिना तुम इसे लेके घर से बाहर गई। शुक्र मनाओ कि हम सजा दे रहे हैं, अल्लाह सजा देता ना तो जहन्नुम में फेंकते। अरे कुछ सिखाया माँ बाप ने तुम्हें या नहीं, शौहर की कैसी इज्जत की जाती है। सहर तुरंत बोलती है कि अब्बू हमारे अभी ऐसा कभी नहीं कहते कि आग बंद करके शौहर का हर हुक्म बजाना चाहिए। ये सुनते ही परवेज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ज़्यादा बकैती मत कर लड़की, हमें सिखाओगी क्या। और फिर सहर वापस डर जाती है और अपनी अम्मी के पीछे छुप जाती है। और इतना लग रहा है ना अम्मा के लिए, तो चलो हाथ बटाओ अपनी अम्मी का। कैची की तरह जबान लड़ाना तो सीख गई, अब कैसे काटनी है हम सिखाएंगे तुम्हें। परवेज कहते हैं, कल को तुम भी किसी की बीबी बनोगी, शौहर की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है। मैं तुरंत कौसर कहती है, बच्ची है वो। तभी परवेज कहते हैं, हाथ चलाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और फिर परवेज वहाँ से चले जाते हैं। परवेज सोफिया के पास वो चादर लेके आते हैं और कहते हैं, तुम चढ़ा देना। वो कहती है, जी। वो कहते हैं परवेज कि तुम्हारी बात तो अल्लाह सुनते हैं ना, इन 2 बेवकूफ़ों के लिए दुआएं मांगना। वो कहती है, जी जैसे आप कहे। दूसरी तरफ माहिद घर पे आता है, जूते उतार रहा होता है। उतने में चाचा जान की बेटी वहाँ पे आती है, अपने चप्पल वहाँ पे रखती है और माहिद के जूतों को हाथ लगा रही होती है। तभी फिर माहिद कहता है, कितनी बार कहा हमने आपसे इस तरह से हमारी खिदमत ना करे। और वो अपने जूते उससे लेता है और रखता है नीचे। उतने में उसका दोस्त आता है और कहता है, अच्छा तो आप है हमारे माहिद मियाँ के मर्ज की दवा, क्योंकि वो कहती है अब तो ये हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए हम कर रहे हैं। माहिद वहाँ से जा रहा होता है। उतने में उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। माहिद कहता है, सीधी बात करे तो अच्छा होगा। उसका दोस्त कहता है, सीधी बात तो मुफ्ती साफ करेंगे, आप बस ये समझिए कि बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और फिर उसका दोस्त कहता है, चलिए, और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। अंदर खाने की चीज़ें टेबल पे परोसी जा रही होती है और यहाँ माहिद के दादा हुजूर आते हैं और बैठते हैं। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं। उतने में माहिद और उसका दोस्त अंदर आता है। यहाँ पे माहिद अपने दादा जान को सलाम कहते हैं और दादा जान भी उसे सलाम कहते हैं। उतने में यहाँ पे उनके दादा जान माहिद को कहते हैं कि अब तुम उस पड़ाव पे हो जहाँ पे तुम्हारे साथ कोई ना कोई हमेशा रहना चाहिए और हमने तुम्हारा निकाह तय कर लिया है। ये सुनते ही माहिद एकदम चौंक के देखने लगता है, लेकिन फातिमा यानी कि वो चाचा जान की बेगम और वो उनकी बेटी वो बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि वो उन्हीं की बेटी के लिए ये सब कह रहे हैं। तभी वो फातिमा माहिद के पास आती है, उसका हाथ चूमती है और कहती है, ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है। और उनकी बेटी दूर से मुस्कुरा रही होती है। फिर वो खाने की प्लेट हाथ में लेके आ ही रही होती है। उतने में यहाँ पे
माहिद के दादाजान कहते हैं फातिमा को कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ही गहने और बाकी की तैयारी करनी है। उतने में फातिमा के हाथ से प्लेट छूट जाती है क्योंकि उसका दिल टूट जाता है। उनको लगता है कि उनकी बेटी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो कोई और लड़की है जिससे माहिद की शादी हो रही है। और उनकी बेटी भी चौंक जाती है ये सुन के। वो फातिमा अपनी बेटी की तरफ देखती है और वो भी मायूस हो जाती है। यहाँ पे चाचा जान भी बहुत ही मायूस हो जाते हैं और उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा होता है अपनी बेटी के लिए। फिर फातिमा नीचे बैठ के वो प्लेट में जो गिरा हुआ है वो उठा रही होती है और बेचारी बहुत ही मायूस होती है। यहाँ पे माहिद तो कुछ कहता नहीं है, माहिद तो सिर्फ सुन रहा होता है। दादा जान उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि हमने एक गरीब कस्बे की लड़की इसके लिए दुल्हन के रूप में देखी है, सहर उसका नाम है और वो बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ माहिद के चाचा जान को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो टेबल को पकड़ के गुस्सा निकाल रहे होते हैं क्योंकि उनकी बेटी का दिल जो टूट गया है। यहाँ पे दादाजान कहते हैं अब तुम्हारे लिए वो ही सही है और हमने ये तय कर लिया है। और यहाँ पे उनकी बेटी रो रही होती है और माहिद अपने दादाजान को देख रहे होते हैं और दादाजान ये सब कहते हैं कि आप लोगों को ही माहिद के रिश्ते की बात करनी होगी और तैयारी करनी होगी और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। यहाँ पे माहिद भी बहुत गौर से अपने दादाजान को देख रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे कौसर और सहर दोनों मिर्ची कूट रही होती है और उनका चेहरा लाल हो जाता है। इतने में वहाँ पे परवेज़ नाक पे रुमाल लगा के वहाँ पे आता है और कहता है कि ठीक तरह से करो। और उसको तभी कॉल आता है मौलाना साहब का। वो कॉल लेने के लिए बाहर आ जाता है और मौलाना साहब यहाँ पे परवेज़ से कहते हैं कि हमने अपने परिवार वालों से बात कर ली है और वो राज़ी है सहर और माहिद के रिश्ते के लिए, तो हम कल आपके दौलत खाने पे आएंगे और सहर को मिलेंगे। वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। और फिर जाते जाते परवेज़ देखता है कि वो नीचे पिज़्ज़ा गिरा हुआ है जो वो सहर के लिए लाया होता है। वो नीचे से वो पिज़्ज़ा का एक पीस उठाता है और उसे साफ़ करता है, छी। और फिर वो सहर के पास आता है और कहता है ये हमने तुम्हारे लिए लाया था, लो खाओ। तभी कौसर कहती है वो तो नीचे गिरा था, आप क्यों दे रहे हो उसे। उतने में सोफिया भी वहाँ पे आके ये देख रही होती है और ये परवेज़ ज़बरदस्ती सहर को वो पिज़्ज़ा खिला रहा होता है। कौसर उसे रोक रही होती है लेकिन फिर वो सहर का मुंह पकड़ता है और उसके अंदर वो पिज़्ज़ा ठूसता है और फिर सहर को खांसी आने लगती है। कौसर उसके पास आती है और उसके पीठ पे थपथपा रही होती है और वो खांस रही होती है। उतने में यहाँ पे परवेज़ कहते हैं कि मैंने सहर का रिश्ता पक्का कर दिया है और वो बहुत बड़े आसामी है और उनका पोता माहिद उसके साथ। यहाँ पे सहर और कौसर दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर परवेज़ कहते हैं वो कल आ रहे हैं सहर को देखने के लिए और फिर सहर और कौसर एक दूसरे को देखती है और सहर रो रही होती है।